नमस्कार। मेरे साथ यहाँ सन्निधि दिल्ली में जुड़े हैं प्रसून लतान जी। ये पत्रकार है, साहित्यकार है, समाज सेवक है। आइए हम जानते हैं उनकी जर्नी, उनकी यात्रा किस तरह की रही। प्रसून जी, हमें आपसे जानना है कि आपने शुरुआत कहाँ से की, आगे कैसे बढ़े, समाज सेवा, हिंदी साहित्य और जैसे कि सन्निधि जैसे कार्यक्रम से आप किस तरह से जुड़ते गए। देखिए, ऐसा है कि बचपन में बहुत कम समय में मुझे बम्बई के एक मधु मेहता नाम के व्यक्ति थे, जो हिंदुस्तानी आंदोलन चला रहे थे जी। और वो समाचार पत्रों से संपर्क में हमें आए। तो उनके आंदोलन के उद्देश्यों को जानने के बाद मुझे यह पता चला कि मैं सिर्फ बिहार के भागलपुर ज़िले के किसी कस्बे का इंसान नहीं हूँ। मैं सिर्फ जाति का ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं बिहारी नहीं हूँ। मुझे जाति, धर्म, मज़हब इन सब से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। जी। जब ये बात हमको 8वीं 9वीं क्लास में मेरे मन में आई, तो मेरा मन जो है मना इस सब से ऊपर उठकर कुछ करने की इच्छा पैदा हुई। जी। फिर उसके बाद जो है मैं 1974 में 10वीं में पढ़ रहा था। उस समय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ। जी। गुजरात में आंदोलन हो गया था नवनिर्माण का, और उसके बाद वही कह रहे थे कि गुजरात के बाद हमारी बिहार की बारी है। तो हम उसमें 10वीं के छात्र थे। तो 10वीं में 17 मार्च को मेरी 10वीं की परीक्षा खत्म हुई और 18 मार्च को पटना में प्रदर्शन था पहली बार। जी। तो मैं घर नहीं गया उस दिन लौट के। हाँ। मैं ट्रेन पकड़ के पटना चला गया और पटना में हजारों छात्रों का प्रदर्शन था। उसके बाद भी 2-3 साल तक लगातार, यानी 77 तक, जब तक कि जनता पार्टी की सरकार नहीं बन गई, तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहा और हम उस आंदोलन में ही रात दिन लगे रहे। जी। घर द्वार के लोगों को मैंने कह दिया था कि मैं 6 भाई बहन हैं, तो हम अब राष्ट्र और समाज के लिए ही काम करेंगे, और मैं तब से अभी तक सड़क पर ही हूँ। क्या बात है। हाँ। अच्छा, मुझे आपसे एक और प्रश्न पूछना है कि जिस तरह से बिहार आपने बात करी कि आपके मूल बिहार से जुड़े हुए हैं। 1917 16-17 की बात है जब गांधी जी वहाँ आए थे और चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उस बात को लेके 2017 में शताब्दी महोत्सव बिहार ने उस शताब्दी महोत्सव का समारोह का बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे कार्यक्रम और मैं भी गया था। योजनाएं तब उद्घाटित की थी। इस 100 सालों में बिहार कहाँ से कहाँ है। देखिए, ऐसा है कि जब मैंने यह जाना कि गांधी जी चंपारण में आए थे 1917 में, तो फिर धीरे धीरे मुझे यह जानकारी मिली कि हमारे भागलपुर में भी गांधी 4 बार आए थे। बिल्कुल। तो जब भागलपुर 4 बार गांधी जी आए थे, तो हमने उन चारों प्रसंगों का डिटेल अध्ययन किया, और मैं तब से अभी तक इस कोशिश में हूँ कि अब 2017 हुए और वो 2017 के बाद जो है 18 में गांधी जी पहुँचे थे भागलपुर, तो हम उनके आगमन की शताब्दी समारोह मनाने की तैयारी में अभी भी लगा हुआ हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। रही बात कि बिहार कहाँ से कहाँ गया, परिवर्तन के रूप में हम देखें, जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो उन्होंने किसानों का आंदोलन चलाया जी। और गांधी जी को बहुत सारे लोगों ने माना और बिहार से बहुत सारे लोग सर्वोदय आंदोलन में आए। लेकिन हुआ क्या है कि हम वहाँ जाति से ऊपर उठ नहीं पाते हैं, इसलिए हर एक आंदोलन असफल हो जाता है, हर एक प्रयास जो है असफल हो जाता है। हमें वहाँ जाति से ऊपर उठने की ज़रूरत है, और वह जाति से ऊपर उठने या धर्म से ऊपर उठने या नस्लवाद से ऊपर उठने की प्रेरणा हमारे मन में तब आएगी जब हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। वहाँ ठीक से शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है, सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी इतने कर्तव्यनिष्ठ नहीं हैं। बहुत सारे हज़ारों लाखों की संख्या में जो है बिना स्कूल गए लड़के दिल्ली में, बम्बई में रिक्शा चलाने आते हैं, क्योंकि उनके पिता के कारण जो है उनके कर्ज का बोझ होता है, तो वो सोचता है कि अभी पढ़ूंगा क्या, जाके कुछ कमाऊंगा तो घर में जो कर्ज का बोझ है वो थोड़ा कम होगा। तो इसलिए बिहार में एक तो आबादी भी बहुत है, 13-14 करोड़ की आबादी है। 13-14 करोड़ की आबादी होने के बाद वहाँ उतने संसाधन नहीं हैं, इसलिए आप अगर देखेंगे तो सबसे अधिक पलायन बिहार से होता है। जी।
मैं भी जब पढ़ता था 10वीं 11वीं के बाद, तो हमारे घर के आसपास के बहुत सारे लड़के जो है वहाँ से दिल्ली भागते थे, कुछ लोग बम्बई भागते थे। जी। लेकिन मैंने मन में यह सोचा कि मैं भाग कर दिल्ली नहीं जाऊँगा। जी। मैं दिल्ली जब भी जाऊँगा तो एक व्यवस्था के तहत जाऊँगा। इसलिए जब मैं जनसत्ता में हमारी नियुक्ति हुई, तो हमारी सबसे पहली नियुक्ति चंडीगढ़ में हुई, और चंडीगढ़ से फिर शिमला से धर्मशाला, फिर हमको हिसार हरियाणा में ब्यूरो इंचार्ज बनाया, और फिर उसके बाद अंत में जब दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ तब मैं दिल्ली आया। जी। मैं भाग कर दिल्ली नहीं बिल्कुल, आया। बिल्कुल। मुझे आपसे एक ये बात भी पूछनी है कि जैसे कि जब तक मैं जानती हूँ कि आप 30 साल से अधिक समय पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े, हिंदी पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े, तो हिंदी भाषा को लेकर भी आपके काफ़ी सारे कार्य हैं। आपने काफ़ी सारे प्रचार प्रसार के लिए जो आयोजन है उससे जुड़े रहे। अहिंदी भाषी प्रांत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मतलब हिंदी जो उसका स्वरूप अगर हिंदुस्तानी होता, जैसे उसमें देशज शब्द होते, ठेठ देहाती शब्द होते, तो मैं समझता हूँ कि हिंदी सबके लिए ग्राह्य होती। लेकिन हिंदी में संस्कृत-निष्ठ शब्दों को ठूँसने के कारण क्या हुआ कि हिंदी जो है सब लोगों के लिए असह्य हो गई। जी। मतलब उसको लगा कि अरे अब तो ये संस्कृत सीखना पड़ेगा तब ये होगा। लेकिन जो बोलचाल की भाषा है, जैसे मैं जनसत्ता में आया, तो वहाँ मुझे हिंदी में लिखने में इसलिए कठिनाई नहीं हुई कि वहाँ हिंदुस्तानी भाषा थी। जी। हम लोग जो है मास नहीं लिखते थे, महीना लिखते थे। बिल्कुल। हम वर्ष नहीं लिखते थे, साल साल। लिखते थे। हम जो है इस तरह के देसी शब्दों का प्रयोग करते थे उसमें, और उस तरह की भाषा में कि भाई ऐसी भाषा अखबार में लिखो जिसे पढ़ा लिखा लोग भी समझ ले, और जो अनपढ़ आदमी है उसको भी समझ में बात आ जाए कि क्या लिखा गया है। रही बात कि हिंदी के प्रचार प्रसार की बात, तो हिंदी एक तरह से मैं समझता हूँ कि जैसे हिंदी भाषा जब संविधान सभा में हिंदी को राजकाज की भाषा बनाई गई, तो ये कहा गया था कि 15 साल तक हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का, यानी जन जन में उसको फैलाने का प्रयास किया जाएगा। किया भी, बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान बने, केंद्रीय हिंदी संस्थान और तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन ये सब सिर्फ औपचारिक कार्यक्रम बन के रह गए, और धीरे धीरे लोग अंग्रेजी में चलते चले गए। अंग्रेजी स्कूल, मैं तो उस ज़माने में जब राम मनोहर लोहिया ने बिहार में आंदोलन चलाया था, तो मैंने रातों रात देखा कि अंग्रेजी वाले सारे साइन बोर्ड पर कालिख पोत दिया गया था। और मैं भी जब करबी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, उस समय 10वीं पास करने वाले अगर अंग्रेजी में फेल होते थे तो उसको फेल नहीं किया गया, उसको पास कर दिया गया हिंदी को फैलाने के लिए। लेकिन अब देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई हो रही है, सब लोग अंग्रेजी को ही महत्व दे रहे हैं और हिंदी को महत्व नहीं दे रहे हैं। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी, दिल्ली में जो हिंदी विभाग है, वहाँ के भी विभागाध्यक्ष मुझे ये कहते थे कि अब तो कोई हिंदी पढ़ने नहीं आता, इसलिए मजबूरी में पत्रकारिता के कोर्स को इससे जोड़ा गया है ताकि किसी तरह से लोग हिंदी पढ़ने के लिए आए। लेकिन जब मैं आज श्रीलंका की सुगंधी को जब मैंने देखा कि इतनी समर्पित होकर काम कर रही है, तो हिंदी वहाँ जा रही है जहाँ उसको प्यार मिल रहा है। और सचमुच में अब धीरे धीरे यह मैंने देखा, मैं तो पूरे देश की यात्रा 2 बार किया हूँ सड़क मार्ग से, तो मैंने देखा कि चेन्नई में भी मुझे हिंदी बोलने वाले अब मिल जाते हैं, पहले नहीं मिलते थे। आंध्र प्रदेश में मिलते। और हिंदी को लेकर अब जैसे मराठी से मैं बोलूँगा तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं हिंदी सिखाइए। हम कहे क्यों? बोला नहीं, मराठी में बोलूँगा तो सिर्फ महाराष्ट्र लोग समझेंगे, हम तो पूरे देश में छाना चाहते हैं, इसलिए मुझे हिंदी सिखाओ। तो मैंने ऐसे कई लोगों को हिंदी में लिखने की प्रेरणा दी, लिखा भी। मराठी में हमारी एक जान पहचान की हैं हेमा महस्के, तो उसने हिंदी में लिखना शुरू किया। मैंने देखा कि अरे वहाँ के प्राइमरी स्कूलों में भी जो है लोगों को अच्छी पढ़ाई मिलती है, और वह मराठी की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, वो भी देवनागरी है, तो इसलिए उनको हिंदी के पास जाने में बहुत दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, हमारे पीछे जो आप ये जो बड़ा सा पोस्टर देख रहे हैं, सन्निहित संगोष्ठी यहाँ हो गई, गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा और विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान मिलकर विश्व समन्वय संघ ने एक सुंदर सा आयोजन किया। आज इस आयोजन के 100 साल हो चुके हैं। 100 सालों में 50 आयोजन की 100 संगोष्ठियाँ हो चुकी हैं। और मैं चाहती हूँ आपसे एक सवाल ये पूछना कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ऐसी संस्थाओं का क्या योगदान रहा है? देखिए, संस्थाएं तो बहुत हैं। जब आप हिंदी दिवस यहाँ 14 सितंबर को मनाया जाता था,
तो आज से 10-15 साल तो पहले मैं देखता था कि जगह जगह हिंदी सप्ताह, हिंदी दिवस समारोह मनाए जाते हैं, आज भी मनाए जाते हैं। लेकिन वहाँ वही लोग आमंत्रित किए जाते हैं जो अपने दैनिक जीवन में अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने हिंदी में एमए कर लिया है और हिंदी में वो कहानियाँ लिख रहे हैं, तो वो हिंदी बोलने के लिए वहाँ चले जाते हैं। लेकिन आजकल तो भाषा बदलती जा रही है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मिट्टी का तेल लाने, इस तरह की भाषा बन रही है। और अब लोग इसको, अब जब 15 साल के बाद अंग्रेजी को हटाना था राजकाज की भाषा के उस पर, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे और उनसे भी यह संभव नहीं हो पाया। और आज तो आपने देखा कि संगोष्ठी में एक चर्चा भी हो रही थी कि लाल बहादुर शास्त्री अंग्रेजी में बोल रहे थे जी। तो उनको जो है टोका। उस समय लक्ष्मीमल सिंधवी थे जो उस समय लोकसभा में बोल रहे थे, तो उन्होंने जो है हिंदी को लेकर के कहा कि 15 साल हो गए, अब हिंदी को हटाओ, ये अंग्रेजी को हटाओ यहाँ से। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, राजकाज की भाषा अंग्रेजी ही होगी। तो ये नौकरशाहों को चाहिए था कि वो इस दिशा में प्रयास करते। बैंकों में तो किया। अच्छा, जब देखिए हिंदी को सीखना इसलिए भी जरूरी है कि आप डॉक्टर बन गए, ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ के डॉक्टर बन गए, लेकिन रोगी तो आपके पास हिंदी बोलने वाले आते हैं जी। इसलिए आपको हिंदी जानना चाहिए ताकि आप रोगी की भाषा को समझ सकें और आपकी भाषा को रोगी समझ सके। बिल्कुल। तो हिंदी की जो उपयोगिता है उसको नकार कर आप फिर अंग्रेजी को अब क्या है, मोबाइल, ये मोबाइल तो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हिंदी में इसको क्या सकते हैं? एक फ़ोन से काम चल सकता था, लेकिन नहीं, मोबाइल शब्द प्रचलित हो गया, रेलवे स्टेशन शब्द प्रचलित हो गया। शब्दावली आयोग ने तरह तरह के हिंदी के शब्दों का निर्माण किया, लेकिन वो सरकारी कामकाज में ही उसका उपयोग हुआ। वो आम जनता तक उस शब्दावली आयोग के शब्दों का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। और फिर भ्रष्टाचार भी है कि पैसा मिला है 1 लाख हिंदी के प्रचार के लिए, हम 20,000 खर्च करेंगे, 80,000 हम खा जाएंगे, तो ऐसे में कहाँ कैसे क्या होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से हिंदी अब जो भी पढ़ रही है वो हिंदी फिल्मों के कारण पढ़ रही है। अच्छा, हिंदी गानों के कारण जी पढ़ जी रही बिल्कुल। और मुझे अंतिम सवाल आपसे ये करना है कि जैसे आपने कहा कि भाई प्रयास होने चाहिए हिंदी प्रचार प्रसार के, नई शिक्षा नीति आई है, उससे भी हम आशावादीता रखते हैं कि भाई हिंदी के प्रचार प्रसार में सहयोगी होगी शिक्षा नीति। एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात में जब हिंदी में बात करते हैं, उस विषय को लेकर हिंदी के भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ हिंदी में बात नहीं की, बल्कि वो जिस इलाके में जाते हैं उस इलाके की जो लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में भी बात करते हैं। अब मैं भागलपुर का हूँ, वहाँ अंगिका बोली जाती है, तो प्रधानमंत्री जब प्रचार करने के लिए आए तो वहाँ उन्होंने हिंदी नहीं बोली, वहाँ उन्होंने हमारे वहाँ की भाषा में बातचीत की लोगों से। और जो नई शिक्षा नीति है उस नई शिक्षा नीति में इस तरह की लोक भाषाओं को महत्व दिया गया है जी। और दुर्भाग्य से सिर्फ हमारे क्षेत्र की भाषा को नहीं मौका मिला, लेकिन बिहार की अन्य भाषा को इसका मौका मिला है। तो लोक भाषाओं के विकास से भी हिंदी विकसित होगी और ये तो माना ही जा रहा है कि हिंदी बोलने वाले लोग ही इस देश के नेता बनते हैं जी, क्योंकि वही हिंदी बेल्ट को अच्छी तरह से संबोधित कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात वही है कि मराठी, गुजराती, बंगाली, ये सब भाषा बोलने वाले लोग भी अब इसलिए हिंदी बोलना चाहते हैं कि उनको लगता है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश के लोग उसको समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो हिंदी का जो अभी सबसे बड़ा जो क्रेज है वो यही है। बिल्कुल। और हिंदी फिल्मों ने तो यह साबित कर दिया कि भाई हिंदी पाकिस्तान के लोग भी देखते हैं हिंदी फिल्म, दुनिया के और भी देशों के लोग हिंदी फिल्म देखते हैं और वो हिंदी से प्यार करने लगते हैं, हिंदी से जुड़ने लगते हैं। अब जैसे वो सुगंधी ने भी बताया कि वहाँ के लोग जो है हिंदी के प्रति जुड़े हुए, वो कितना अच्छा हिंदी बोल रही है। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं वो इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलते हैं जितनी कि गैर हिंदी भाषी लोग हिंदी बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत सतर्क होकर, बहुत सावधान होकर और बहुत प्रेम से हिंदी बोलते हैं। अब मैं लिंग निर्णय गलती हो जाए सही हो जाए इसकी परवाह नहीं करता हूँ हिंदी क्षेत्र का, मुझे लगता है कि मैं तो इसका अधिकारी हूँ, मेरे क्षेत्र की भाषा है, मेरी भाषा है। वैसे भी मैं समझता हूँ कि हिंदी के साथ साथ उर्दू भी थी जी। और जब संविधान सभा में जब बैठक हो रही थी तो सभा हो रही थी तो उसमें यह कहा जा रहा था कि हिंदी से ज़्यादा श्रेष्ठ तो बंगाली है। बांग्ला से उड़िया वालों ने कहा कि उड़िया को बनाओ क्योंकि इसमें बहुत पुराना साहित्य है, बंगाल में पुराना साहित्य है। तो दूसरी भाषाओं के लोग भी कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो है हिंदी को राजकाज की भाषा बना दिया गया, क्योंकि जो पूरी आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया था उस आज़ादी के आंदोलन के दौरान में हिंदी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि हिंदी के जरिए ही
और वो कहते भी है ना कि पंडित नेहरू अंग्रेजी बोल के पूरे देश को नहीं जोड़ पाते थे, लेकिन महात्मा गांधी जो है टूटी फूटी हिंदी बोलकर पूरे देश के लोगों को जोड़ लेते थे। बिल्कुल। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हिंदी एक धागे से भारत के सारे राज्यों को बांधे हुए है, अपने साथ लिए हुए है। आपसे बात करके सौभाग्यशाली हूँ मैं, ऐसा अनुभव कर रही हूँ। प्रसून जी, आपसे बात करने का मौका अवसर फिर भी कभी मिलेगा गुजरात में, इस अपेक्षा के साथ आपका धन्यवाद।